तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के दूसरे विशेष अतिथि का। दर्शकों, अगर आपसे पूछा जाए कि आखिरी बार आपने अपने शरीर की ज़रूरतों का विश्लेषण करने के लिए कितना समय कब निकाला था, तो अधिकांश लोगों का जवाब होगा पता नहीं, याद नहीं है, या बहुत समय पहले की बात है। और दर्शकों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आजकल की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि शायद ही किसी के पास खुद के लिए समय हो, खुद के स्वास्थ्य के लिए समय हो। लेकिन ऐसे में कहते हैं ना कि एक पद्धति जो प्राचीन समय से ही हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ करने में अपना सहयोग देते आ रहे, वो है आयुर्वेद। और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे आयुर्वेद क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में, साथ ही साथ इसके नए स्वरूपों के बारे में। और तमाम विषयों पर बातचीत के लिए हमारे बीच मौजूद है हमारे विशेष अतिथि। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर प्रोफेसर संपूर्णानंद तिवारी, प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज व अस्पताल, पटना। सर, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार में। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि आयुर्वेद प्राचीन काल से ही हमारे देश में उपयोग किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, और हमें वो बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करे। ऐसे में आप किस तरीके से आयुर्वेद को परिभाषित करना चाहेंगे और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो है हमारे देश की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और पूर्णतः वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एकमात्र चिकित्सा पद्धति है जो कि सबसे निरापद चिकित्सा पद्धति है, और इसके सेवन से, इसके दवाओं के सेवन से कहीं भी कोई किसी तरह का दुष्परिणाम, प्रतिक्रिया, साइड इफ़ेक्ट आज तक प्रतिलक्षित नहीं हुआ है। तो ऐसा है कि हमारा चिकित्सा पद्धति जो है आयुर्वेद, यह सबसे प्राचीनतम है और बिल्कुल जन उपयोगी है। यही कारण है कि भारत के साथ साथ विदेशों में इसकी बहुत आगे बढ़ते जा रहा है और लोग इसको अपनाते जा रहे हैं, क्योंकि इससे स्वास्थ्य लाभ लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं। और हमारी चिकित्सा पद्धति जो है पूर्णतः आहार विहार पर निर्भर है। हम आहार विहार सही लेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। आज मानव का जीवन का औद्योगिकरण हो चुका है और पूर्णतः मशीनीकरण हो चुका है। हम न तो समय पर खाना खाते हैं, न समय पर विश्राम करते हैं, न ठीक से सो पाते हैं और विभिन्न प्रकार की चिंताओं से ग्रसित रहते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित रहते हैं। आज विश्व के 24 देशों में आयुर्वेद चिकित्सा को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की गई है और लोग इसको अपना रहे हैं। खासकर आयुर्वेद का सूर्य नमस्कार, योग, व्यायाम और पंचकर्म, ये जो हमारे चिकित्सा विधि हैं, इसको विश्व के लगभग 50 देशों में लोग इसको अपना रहे हैं और इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर हम आहार और विहार सही रखेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकेंगे। आज लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं और कई तरह के आधुनिक आहार का सेवन कर रहे हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो रहा है और व्याधि उत्पन्न होने का यह मुख्य कारण हो रहा है। अगर हम सही ढंग से अपना आयुर्वेद में उल्लिखित आहार का सेवन करें, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का सम्यक रूप से हम पालन करें तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आज यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी यह कहना पड़ा कि आप मोटे अनाज का सेवन करें, मिलेट्स का सेवन करें। लोग मिलेट्स सेवन करने के लिए तत्पर हैं, उसको सेवन करने के लिए तरह तरह से विधि अपना रहे हैं और ले रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत इसलिए आई कि हमारा आहार और विहार, रहन सहन दोनों दूषित है, दोनों असंयमित है, जिसके कारण हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये सरकार का एक स्लोगन है। तो हर घर में आयुर्वेद है, घर घर में आयुर्वेद है और हर दिन हम आयुर्वेद में जी रहे हैं। घर में जीरा, मरीच, धनिया, हल्दी, लहसुन, तेजपत्र या दालचीनी, इलायची इत्यादि विभिन्न प्रकार के मसालों का उपयोग हम कर रहे हैं। ये सभी हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं और वैज्ञानिक तरीके से जुड़े हुए हैं, जिसका उपयोग हम करते आ रहे हैं बहुत पहले से और आज भी कर रहे हैं। इन्हीं का उपयोग औषधियों में भी हम करते हैं। अगर सम्यक रूप से इनका अनुपालन करें, इसका सेवन करें तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जरा सा कोविड-19 की अवधि में कह दिया कि हल्दी
दूध में मिलाकर पिएं, तो व्यापारी वर्ग तुरंत उसको हल्दी वाला दूध मार्केट में ला दिए और लोग उसको पी रहे हैं। तो हमारा हल्दी इतना महत्वपूर्ण है, लोग इसको पी करके कोविड-19 की अवधि में अपना जीवन सुरक्षित रख सके हैं और स्वस्थ रह सके हैं। तो हमारा आयुर्वेद बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में और उपयोगी है। बिल्कुल। इसका अनुपालन करना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। जी जी। दूसरा कोई उपाय नहीं है आज के समय में। बिल्कुल। जो जिस तरह का वातावरण प्रदूषित है, खान पान दूषित है, रहन सहन प्रदूषित है, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत ही सही बात कही कि इतने विकासशील होने के बावजूद, इतने प्रगतिशील होने के बावजूद भी समस्याएं हमारे जीवन है, तो कहीं ना कहीं हमारा खान पान और हमारी जीवन शैली इसके लिए एक मूल कारण है। जैसा कि कहते हैं, जैसा कि हर साल धनतेरस के दिन आयुर्वेद दिवस के रूप में धनतेरस को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है और कहते हैं कि इसके पीछे भी काफ़ी समृद्ध कहानी है। चाहूँगी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। इसके पीछे मूल रूप से यही कहानी है कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का आविर्भाव हुआ था समुद्र मंथन में, और यही कारण है कि धनतेरस के दिन हम लोग धन्वंतरी जयंती मनाते आ रहे हैं, धन्वंतरी जी का पूजा करते आ रहे हैं। जितने भी आयुर्वेद चिकित्सक हैं धन्वंतरी पूजा धनतेरस के दिन निश्चित रूप से करते हैं, क्योंकि उनका आविर्भाव उस दिन हुआ था। अब सरकार इसको विस्तृत रूप से बनाने के लिए एक तरीका निकाल दिया गया भारत सरकार के द्वारा कि इसको आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाए, और 2016 से माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से आयुर्वेद दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं। आज 2024 में हम लोग 9वां आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं। कल 29 तारीख को 9वां हम लोग आयुर्वेद दिवस मनाएंगे। यह बहुत अच्छी बात है, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, आयुर्वेद के बारे में लोग जानें, इसके लिए आयुर्वेद दिवस मनाया गया और इसकी परंपरा शुरू की गई माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। यह बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और जो उनका कॉन्सेप्ट है कि हर घर आयुर्वेद, इस चीज़ के लिए वाकई में काफ़ी सराहनीय इस पहल की शुरुआत। जैसे कि सर अभी हम जिक्र कर रहे थे कि आज आयुर्वेद दिवस है और इस दिवस को एक विशेष विषय के साथ जोड़ा गया है, आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो इस विषय पर किस प्रकार कार्य किया जा रहा है, किस प्रकार लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। आज के समय के लिए आयुर्वेद का जो आज नवाचार के संबंध में कार्य चल रहा है, उसमें आयुर्वेद नवाचार जो उद्योग जगत के लोग हैं उनके लिए भी चल रहा है। स्कूलों में स्वास्थ्य बच्चों का कैसा रहे, शिक्षकों का कैसा रहे, इस पर कार्य किया जाना आवश्यक है। बच्चों को शिक्षित करना आवश्यक है। आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद को जानें, अपने पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान को जानें। इसके लिए स्कूल में भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है बच्चों को शिक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए। तीसरा है कि कार्यस्थल पर जो हमारे कर्मचारी, महिला हो या पुरुष हो, वो जो कार्य कर रहे हैं वहाँ कैसा वातावरण होना चाहिए, स्वस्थ वातावरण होना चाहिए जिसके अंतर्गत वो कार्य कर रहे हैं। तो स्वस्थ वातावरण रहने से वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और कार्य करने का जो वो प्रक्रिया है या जो स्पीड है वो बनेगा, सही ढंग से मानसिक रूप से वो कार्य कर सकेंगे अपना। और हमारा खाद्य आहार कैसा होना चाहिए, इस पर भी जो नवाचार है, जो आधुनिक विचार है, वैश्विक विचार है, इससे लोगों को अवगत कराना इसका उद्देश्य है। समग्र स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार, ये लोगों को बताना जरूरी है। इस पर भी कार्य चल रहा है और इस स्लोगन के अंतर्गत इसको भी इम्प्लीमेंट करना है। आयुर्वेद के माध्यम से महिला स्वास्थ्य पर हम क्या कार्य कर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो महिलाएं पूरे घर के स्वास्थ्य का जिम्मेदारी निभाती हैं और ख्याल रखती हैं, वो खुद अस्वस्थ रहती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो महिलाओं पर को स्वस्थ रखने के लिए हमारी सरकार, भारत सरकार काफ़ी कुछ कर रही है। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए चलाए जा रहे हैं। तो ये सारे कार्य हमारे नवाचार के अंतर्गत किए जा रहे हैं। अब इसमें जामनगर गुजरात में वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। आयुर्वेद के विकास और अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो पूरे विश्व में एक पहला केंद्र है, जो कि भारत में पारंपरिक चिकित्सा के रूप में केंद्र को विकसित करने के लिए और पारंपरिक चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। और
विश्व स्वास्थ्य संगठन इस दिशा में काफ़ी प्रयत्नशील है। अपना एक शाखा इन्होंने खोला है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत आयुर्वेद से संबंधित, वो इससे होने वाले अनुसंधान और ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए वो सारे कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है जी। बिल्कुल। तो इस दिवस में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है? हमारे महाविद्यालय में इस संबंध में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और इस अवसर पर कई कार्यक्रम करने का भी योजना हम लोग बनाए हुए हैं। कल 29 तारीख है, कल आयुर्वेद दिवस मनाया जाना है। इसमें हम लोग सुबह में औषधीय पौधों के वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। भगवान धन्वंतरी के पूजन का कार्यक्रम है। 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली से। उसको सुनने के लिए भी हम लोगों के पास आदेश पत्र लिंक आया हुआ है। हम लोग सारे लोग उसका श्रवण मतलब करेंगे, पूरी तैयारी है इस दिवस फिर को अपना कार्यक्रम है एक सेमिनार का, जो बच्चे उसको प्रस्तुत करेंगे, उसमें कुछ शिक्षक भी शामिल रहेंगे। ये दिन भर का कल का हमारा कार्यक्रम है और इस तरह से हम लोग आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बच्चों की युवाओं की क्या प्रतिक्रिया है नए स्वरूपों के प्रति आयुर्वेद के? बच्चों की या युवाओं की क्या प्रतिक्रिया, या बच्चे किस तरीके से आयुर्वेद के साथ आगे बढ़ रहे हैं? बच्चे को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोग स्कूल में जा कर के आयुर्वेद के बारे में बताते हैं। उनके आसपास जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, वो कितने गुणकारी हैं, इस संबंध में जानकारी देते हैं। और वो फास्ट फूड, जंक फूड, स्ट्रीट फूड का सेवन नहीं करें, इसके लिए हम लोग उनको बताते हैं, जागरूक करते हैं। और जो पारंपरिक हमारा भोजन है उसका सेवन वो करें, जिससे वो स्वस्थ रह सकेंगे। इसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं बच्चों को। अभी से अगर उनको यह जानकारी दी जाएगी तो आगे चल कर के ही बच्चे काफ़ी स्वस्थ रहेंगे और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। और भी सैनिक छावनी में जाकर हम लोग कार्यक्रम किए हैं और भी कई तरह के कार्यक्रम हम लोग जहाँ तहाँ जाकर के समय समय पर करते रहे हैं और आगे भी करने कह सकते हैं कि समय, कहते हैं कि समय के साथ चलना, नए नए चीज़ों को अपनाना, साथ ही साथ उसके हिसाब से ढलना आज की ज़रूरत भी और आज की आवश्यकता भी। फिर भी आयुर्वेद अपनी विशेषताओं के साथ हमारे बीच मौजूद है। ऐसे में आम जिंदगी में आयुर्वेद का महत्व कितना है हमारी ज़िंदगी में? आयुर्वेद हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है और जन उपयोगी रहा है। आज इतने सारे भारतीय स्वस्थ रह रहे हैं, एकमात्र आयुर्वेद ही चिकित्सा पद्धति है जिसके कारण वो स्वस्थ हैं, हमारे खान पान के कारण और हमारे रहन सहन के कारण। आयुर्वेद में सामान्यतः लोगों की धारणा है कि सिर्फ मानव चिकित्सा ही की जाती है, लेकिन नहीं, आयुर्वेद में मानव चिकित्सा भी है, पशु चिकित्सा का भी उल्लेख है और संगीत चिकित्सा का भी उल्लेख है, वृक्ष चिकित्सा का भी उल्लेख है। ये सारे चिकित्सा पद्धतियाँ आयुर्वेद में सन्निहित हैं और सबकी चिकित्सा आयुर्वेद के माध्यम से की जाती है। तो आज के समय में हम लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए आयुर्वेद के औषधियों का, खान पान का, रहन सहन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, परम आवश्यक है। बिना उसके हम लोग स्वस्थ रह नहीं सकते हैं। हम लोगों ने देखा अभी कोविड-19 की अवधि में कोई औषधियाँ इसमें काम नहीं की, सिर्फ आयुर्वेदिक औषधि जो सेवन करते थे वो स्वस्थ जीवन व्यतीत किए। ऑक्सीजन सेवन करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए कोई पेड़ पौधा नहीं था, लोग पेड़ लगाना शुरू किए। ज़मीन नहीं था कि पेड़ लगावें, तो रूफ गार्डन, बालकोनी गार्डन या किचन गार्डन लगाना लोग शुरू किए, तरह तरह का पौधा लगाना शुरू किए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। तुलसी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लोग लगाना कम कर दिए। आंवला, तुलसी, नीम, पीपल, बरगद, ये बहुत ही आवश्यक पौधा है, पेड़ है, वृक्ष है, जो अब नहीं मिल पाता है। अपार्टमेंट संस्कृति में रहने की आदत हो गई लोगों की, पेड़ पौधा लगाने का जगह नहीं है। तब से ही भारत सरकार के द्वारा यह प्रारंभ किया गया कि एक व्यक्ति एक वृक्ष, आप वृक्ष लगावें जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, उसके परिधि में रहेंगे, आसपास रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे।
ये बहुत ही बहुत अच्छी ज़रूरी है। बात है आपने आयुर्वेद से जुड़ी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बताया कि आयुर्वेद से जुड़ना कितना ज़रूरी है और जीवन में अपने आम जिंदगी में इसे शामिल करना कितना ज़रूरी है। आप यहाँ पर आएँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। चलते चलते 2 शब्दों में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि वो अपने पारंपरिक खान पान और रहन सहन को अपनाएं और शुद्ध भोजन करें, शुद्ध जल पिए और स्वस्थ रहें। आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर संपूर्णानंद तिवारी, प्राचार्य राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज व अस्पताल पटना, जिनसे हमने जाना आयुर्वेद के इम्पोर्टेंस के बारे में। नमस्कार।